नमस्कार दोस्त, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जमीयत के डिनर में समाजवादी पार्टी के लोग भी जाते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं। कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी दिखाई दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी दिखाई दिए। ये तीन के तो चेहरे दिखे हैं, कुछ और भी होंगे। और जो एजेंडा पता लगा वो ये कि ये जो बुलडोजर चल रहे हैं, इसको लेकर के वहां पर कुछ चिंताएं जताई गई, चिंता ही नहीं जताई गई, एक बुकलेट प्रकाशित की गई है कि कहां कहां बुलडोजर चले हैं। ये आरोप लगाए गए कि एक समुदाय विशेष को ही निशाना बनाया जा रहा है। अब अकेले जो डिनर पार्टी थी जमीयत की, वही नहीं हुआ है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के टॉप लीडर यानी अखिलेश यादव को अपने कुछ सांसदों के साथ पार्लियामेंट के पास स्थित एक मस्जिद में मीटिंग करते हुए भी देखा गया। और आज सुबह अचानक खबर आई कि दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में संघ प्रमुख मोहन भागवत, जो उलेमा हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और इस बैठक में कई लोग शामिल हुए हैं। तो ये हो क्या रहा है, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो चुनाव के बहिष्कार की बात हो रही है बिहार में तेजस्वी यादव के द्वारा, विधानसभा में भी हंगामा हो रहा है, संसद परिसर में भी हंगामा देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश बाबू के बीच में जबरदस्त झड़प, आरोप प्रत्यारोप, और बात परिवार तक और लालू और राबड़ी तक पहुंच जा रही है। और दूसरी तरफ चुनाव के बहिष्कार की बात हो रही है। ये सब क्या है? केवल ये, और लोकतंत्र खतरे में तो है ही, ये परमानेंट खतरे में रहता है कांग्रेस के लिए। अब वो लोकतंत्र बैनर पर ठीक से लिखा भी गया है कि नहीं लिखा गया है, इसकी भी किसी को समझ नहीं है। और शायद होश भी नहीं है कि लोकतंत्र तो बैनर पोस्टर पर ठीक लिख लो अगर लोकतंत्र खतरे में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी, तो वो जरा बेहतर तरीके से समझाएंगे कि ये सब इस समय चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। जमीयत का डिनर। अब जमीयत कोई ऐसी संस्था तो साहब नहीं है कि जिसके दरवाजे पर जाकर के कोई बहुत गर्व का अनुभव हो रहा हो या आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। जमीयत तो, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो कन्हैया दर्जी की गला रेत करके हत्या की गई थी, उसके अपराधियों को बचाने में भी लगी हुई थी। ये तो मुंबई ब्लास्ट से लेकर के तमाम मामलों में एक पार्टी बन करके खड़ी हो जाती है, महंगे महंगे वकील करती है। जब बुलडोजर चलते हैं किसी के अवैध निर्माण पर, तो भी ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच जाती है। ये सब चल क्या रहा है? मैसेज क्या दिए जा रहे हैं? मकसद क्या है? आप म्यूट हैं। आपने देखा तभी 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में जहां 7 ब्लास्ट एक के बाद एक हुए थे, करीब 190 लोग मारे गए थे, 850 लोग घायल हुए थे, उसमें कई लोग जीवन भर के लिए अपंग हुए, जिसपे आज सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया। हालांकि जो 12 लोग छूट गए हैं उनको कहा अभी ये जेल भेजने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जमीयत ने 18 साल मुकदमा लड़ा आतंकवादियों का, 18 साल। अखिलेश यादव ने जिन आतंकवादियों को रिहा किया था उत्तर प्रदेश में, उनका मुकदमा भी जमीयत लड़ रही थी, जिसको हाई कोर्ट ने रोक दिया था। तो अगर आप आतंकी हैं तो जमीयत आपकी स्टैंडिंग काउंसिल है, स्थायी वकील, स्थायी अधिवक्ता, आतंकियों की स्थायी अधिवक्ता है जमीयत उलेमा। 2 भाई हैं, दोनों अपना एक कजिन्स हैं, अपना आपस में
वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, अरशद मदनी और वो क्या महमूद मदनी, उनकी अलग चली, वो सब बातें अपनी जगह है। चाचा बड़ी भतीजा। बात, जी। हाँ चाचा, लेकिन बड़ी बात यह है कि सोचें इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। पैसे इसलिए आ रहे हैं कि जमीयत उलेमा के पास सबसे बड़ा हलाल सर्टिफिकेशन ट्रस्ट है। वो जो आप सामान खरीदते हैं, हिंदू जो सामान खरीदता है उसमें जो हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसा देता है, तो वो उसी पैसे से आतंकवादियों की पैरवी हो रही है। ये तो एक योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने हलाल प्रोडक्ट्स बैन किया और ये तक कहा जिस दुकान में हलाल प्रोडक्ट पाया जाएगा वो दुकानदार जेल जाएगा। तो लेकिन ये पहल पूरे एक देशव्यापी मुहिम होनी चाहिए, लेकिन क्या करें साहब, उसमें न्यायपालिका का भी बड़ा हस्तक्षेप रहता है, आप जानते हैं। और कैसी कैसी चीजें, मतलब सीमेंट और लिपस्टिक जैसी चीजें और सरिया और बालू जैसी चीजें हलाल हो गई। पतंजलि जैसे प्रोडक्ट्स को भी हलाल सर्टिफिकेट लेना होता है अगर आपको मिडिल ईस्ट जा रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदू समाज को फायदे और नुकसान से ऊपर हट के सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये फायदे और नुकसान का जो छोटा छोटा लालच है वो आपको कर्नाटक में सरकार बनवा देता है कांग्रेस की, थोड़ा सा एक बस बस के किराए को लेकर वो केजरीवाल की सरकार बना देता है, वो बाबा रामदेव जैसे अरबपति आदमी को हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए मजबूर कर देता है। और कुल मिलाकर ये सारा पैसा जा रहा है आतंकवादियों की पैरवी में। तो उनका तो एकदम कोई लुका छुपा तो है। एक बड़ी एक मजेदार बात यह है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं डंके की चोट पे कर रहे हैं, उनका कोई लुका छिपा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं कि कहे कुछ और करे कुछ और। ये हमारी समझ का फर्क है कि हम सब कुछ सुनने और जानने के बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं। ये समाजवादी पार्टी खुलकर के अब खेल खेलने लगी है जमीयत की तरह। अभी तक तो हो सकता है थोड़ा बहुत दबा छिपा हो, पर्देदारी हो। अगर ये मस्जिद जाते भी हों, मुल्लाओं से, मौलवियों से, इस तरह के संगठन के सुप्रीमो से मिलते भी हों, पर्दे के पीछे से कुछ खेल होता भी हो, पर अब तो खुल करके पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही थी, बाधित हुई, स्थगित हुई, तो जाकर के एक मस्जिद में उन्होंने मीटिंग करनी शुरू कर दी। उनके कई एमपी उनके साथ थे। मस्जिद में मीटिंग। अगर किसी मंदिर में, अननोन मंदिर में ही कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी अपनी मीटिंग कर ले तो ये लोग सिर आसमान सिर पर उठा लेते, लेकिन इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि जब मीडिया ने इनसे पूछ लिया तो उनके चेहरे पर 12 बजे हुए थे अखिलेश यादव के, और उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि आप लोग मेरे सामने पढ़ करके इस तरह का सवाल पूछेंगे। मतलब ये भी गुनाह हो गया कि अगर आप मस्जिद में मीटिंग कर रहे हैं, जाकर के पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे हैं, और मीडिया आपसे ना पूछे। देखिए इसके कई पहलू हैं। एक तो जिस मस्जिद की बात हो रही है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट के बगल में, उसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे संसद के पास वाली मस्जिद का जिक्र हो रहा है। और जो उसके इमाम हैं जो उसमें मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, मोइबिल्ला नदवी, जो कि इस समय रामपुर से सांसद हैं और आजम खान की इच्छा के विरुद्ध है। मैंने एक बार अपनी आंखों से मोइबुल्ला नदवी को अखिलेश यादव के पीछे पीछे दौड़ते देखा टिकट के लिए। वो उनको हर फंक्शन में फॉलो करते थे। अखिलेश फंक्शन में जाते थे, जाके दर्शकों में बैठ जाते थे। मोइबुल्ला नदवी अपने आप में बड़ी विवादित शख्सियत रहे हैं। 5 शादियां की हैं उन्होंने। इस्लाम 4 ही शादी जायज़ बताता है। तो एक उनकी चौथी बीवी ने शायद उनके खिलाफ FIR भी की, लेकिन वो कहते हैं हमने एक को तलाक दे रखा है। तो काफ़ी विवादित पर्सनालिटी हैं वो। और लेकिन रही बात अखिलेश यादव की मस्जिद जाने की, तो मुलायम सिंह हो गए, अखिलेश हो गए, सब हमेशा से मस्जिद जाते रहे। अभी बीच में थोड़ा सा इनको एक झटका लगा था तो इन्होंने ये वो रुमाल और टोपी और ये सब पहनना छोड़ दिया था। लेकिन अभी इस बार भी आपको ईदगाह में नजर आए थे, ये ईद में। तो अभी उनका जो ये मस्जिद जाना, ये थोड़ा मुझे सरप्राइज इसलिए करता है ओंकार सर, क्योंकि ये एक तल्ख हकीकत है कि पूरा का पूरा मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जा रहा है। ऐसे में उनको इस स्तर तक जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, मेरी समझ के बाहर है। मैं यही कहूंगा कि उनकी राजनीति कच्ची है। मुझे याद है जब महाकुंभ मेले में योगी ने यहाँ पे प्रयागराज में अपनी कैबिनेट की मीटिंग लगाई थी, तो अखिलेश यादव ने इसका बड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि कुंभ राजनीति की जगह नहीं।
हालांकि आज मैं ये भी लोग कह रहे थे कि एक तरह से अखिलेश ठीक ही कह रहे हैं, कुंभ तो धर्म की जगह है, वो राजनीति की जगह नहीं है, और मस्जिद में तो हमेशा से राजनीति होती रही, तो उसमें नई बात क्या है। मस्जिद में तो क्या क्या होता रहा, और अगर जांच पड़ताल कर लें हिंदुस्तान की भी और हिंदुस्तान के बाहर भी, जुमे को ही अधिकांश फसाद होते रहे हैं, नहीं, पत्थरबाजी। इस्लाम इस्लाम अपने आप में एक राजनीतिक फिलॉसफी है ना। इस्लाम अपने आप में एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। इस्लाम एक इकलौता ऐसा धर्म, मजहब, कल्ट जो मान लें जिसमें जो खलीफा होता है वो इनका धार्मिक और राजनीतिक नेता दोनों होता है। सामान्य तौर पर धार्मिक और राजनीतिक नेता अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ शंकराचार्य अलग है और राजनीतिक नेता अलग होते थे। तो उनके यहाँ उनका धार्मिक नेता ही उनका राजनीतिक नेता होता है। तो ये दिखाता है कि वो तो अपने आप में एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। पर एक बात, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति करते रहे हैं, पिता भी मुख्यमंत्री रहे, बेटे को भी मुख्यमंत्री का पद 2012 में मिल ही गया पिताजी की कृपा से। ये अलग बात है कि पिताजी ने फिर एक फंक्शन में खड़े होकर के सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि जब ये अपने बाप का नहीं हुआ तो जनता का क्या होगा। ऐसी भी बातें हमें सुनने को मिली हैं। पर उत्तर प्रदेश में केवल मुसलमान तो रहते नहीं हैं, आपका अतीत भी बहुत दागदार है। आपने कार सेवकों पर फायरिंग कराई हुई है। आप भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ही दूर नहीं रहे, बाद में भी आप वहां जाकर के झांके नहीं, और समाज मस्जिद में जाकर के आप मीटिंग करते हैं। तो आप संदेश क्या दे रहे हैं, पूरी जनता को संदेश क्या दे रहे हैं? केवल मुसलमान तो नहीं है ना उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा ना, राजनीति कच्ची है। आप ये देखें कि राम मंदिर तो नहीं गए, तो राम मंदिर कोई नहीं गया। देखिए 1930 के आसपास इस इलाके में बारिश नहीं हो रही थी, तो उस जमाने में यादव समुदाय के कुछ लोगों ने भगवान शिव का काशी में गंगा जल से अभिषेक किया था, और बताते हैं उसके अगले दिन बारिश हो गई। तो तब से आज हर वर्ष सावन में जो पहला अभिषेक है वो यादव समुदाय करता है। अखिलेश तो उसका भी हिस्सा नहीं बनने को तैयार है, वो तो काशी भी आने को तैयार नहीं, किसी हालत में काशी आने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद चल रहा है। तो वो काशी जाने को तैयार नहीं है, वो अयोध्या जाने को तैयार नहीं है। वो कुंभ तो आए थे कुंभ को गाली देने। उनके नेता, उनके एमएलए, उनके एमपी तो उनके रहते कहते रहे कि कुंभ में नहाने वाला बीमारी से मर जाएगा। उनके नेता, उनके विधायक, उनके सांसद तो रामचरितमानस की प्रतियां जलाते रहे। उनके नेता, उनके विधायक, उनके सांसद तो अभी कांवड़ यात्रा पे हमला कर रहे हैं, उसको अपराधियों और बेरोजगारों का समूह बता रहे हैं। राजीव राय तक ने कहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य तो अलग है। अखिलेश यादव खुद ही लगातार प्रहार करते रहते हैं। तो अखिलेश यादव एक कंफ्यूज्ड पॉलिटिशियन है। आज से कई साल पहले मैंने ये बात कही थी, और बाद में ये बात इतनी ज्यादा हो गई कि बाद में आकाश ने इसको एक बार मंच से कहा कि अखिलेश यादव कंफ्यूज्ड है। हकीकत यह है कि उनको राजनीति का बहुत अंदाज है नहीं, और वो एकदम सत्ता के शिखर पे से शुरू किए हुए लोगों को राजनीति का बहुत ज्यादा अंदाज नहीं होता ना, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कोई हो। ले देखिए तेजस्वी यादव, इसमें थोड़ा सा अपवाद है। उसका भी कारण इसलिए है कि तेजस्वी यादव जब राजनीति में आए, एक तो उन्होंने पढ़ने लिखने में समय नहीं वेस्ट किया, बहुत जल्दी उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। दूसरी बात, जब तेजस्वी राजनीति में आया तो लालू यादव जेल चले गए थे, तो इसलिए वो सत्ता से नहीं आए, वो संघर्ष से ऊपर आए, तो उनको थोड़ी बहुत आती है। बाकी अखिलेश यादव को राजनीति का बहुत, देखिए मैं, मेरी समझ में बाहर है कि भाई आपको पूरा मुस्लिम वोट मिल रहा है, आपको मस्जिद में मजलिस लगाने का क्या जरूरत पड़ गई? उसमें भी आप अपनी पत्नी को लेकर चले गए। फोटो आई है, उसमें डिम्पल बैठी है, बगल में इकरा हसन पूरा पर्दा किए बैठी है, और डिम्पल नंगे सर बैठी हैं। अब उसको लेकर अलग बवाल हो रहा है कि बेपर्दा औरत कैसे चली गई। तो अब कहा जा रहा है कि नहीं, वो मस्जिद नहीं है, मस्जिद के प्रांगण में मौलाना का घर है, तो ये सब सफाई देनी पड़ रही है। तो भाई जहां पे अपनी पत्नी को ले जाने के बाद सफाई देनी पड़ी, वहां जाना ही क्यों? आप अखिलेश और राहुल के बीच में मुस्लिम वोटों को लेकर के एक रस्साकसी भी देख रहे हैं?
करते रहिए आप लोग जितनी रस्साकसी चाहिए। देखिए मुस्लिम वोट, मुझे लगता नहीं दुनिया में इतने ज्यादा फोकस्ड मुस्लिम वोटिंग कहीं होती होगी जैसी भारत में मुसलमानों की वोट पड़ती है। ना उनको अखिलेश से मतलब है, ना राहुल से, ना मुलायम सिंह से, ना आजम खान से, ना तेजस्वी से, ना ओवैसी से। उनका इकलौता वो है कि साहब भाजपा को हराना है। मतलब आप सोचिए, दुबरी में बदरुद्दीन अजमल जो लाखों लाख वोट से जीत रहे थे कई बार से, उनसे कहा गया भाई आपको जिता के हमें क्या मिलेगा, आप केंद्र में भाजपा को तो रोक नहीं पाओगे, केंद्र में तो कांग्रेस ही रोक सकती है। तो उस बदरुद्दीन अजमल को 10.5 पौने 11 लाख वोट से हरा दिया गया। आप सोच कर देखें। जो ओवैसी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आते हैं, ओवैसी खुद कह रहे थे कि हमसे मुसलमान कहता है भाई तुम्हारे लिए जान दे देंगे, वोट नहीं देंगे, क्योंकि वोट उसी को देंगे जो भाजपा को हरा सके। तो मुस्लिम वोट किसी का सगा नहीं है, किसी से मोहब्बत नहीं है। मुस्लिम वोट पूरी तरह से भाजपा के विरोध में पड़ता है। और इसकी वजह आप क्या समझते हैं? भाजपा दुश्मन क्यों है? भाजपा दुश्मन इसलिए है क्योंकि वो उस तरह की, हालांकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत ढेर सारी पॉलिटिकली करेक्ट बातें कही हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कोई भी नेता जो मंदिर जाए, जो टीका लगाए, वो मुस्लिम समुदाय को स्वीकार नहीं। मैं देख रहा था लिस्ट, देखिए समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक, इकरा हसन और महिबुल्ला नदवी, वही जो शायद ये जिनका आप जिक्र कर रहे थे। मैं कहते हैं रावण भी है। नहीं, हाँ, रावण नहीं गया, जियाउर रहमान। रावण दूसरी महफिल में गया है। रावण जी। उसमें गया है, दूसरे वाले में गया है। जो मस्जिद में तो पूरा का पूरा समाजवादी कुनबा गया है। हाँ, और और जो ये तीन तीन कांग्रेस के हैं, इमरान मसूद, प्रताप इमरान प्रतापगढ़ी और जावेद खान। ये तीन सांसद इनके, चार इनके। मतलब एक तरह से तो, और हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी। भाई आगा जिस पार्टी रुहुल्ला में भी। जिस पार्टी के जितने मुस्लिम सांसद थे सब पहुंच गए। हाँ हाँ हाँ, एक रावण उसमें एक अलग से था, बाकी जितने, बिल्कुल। जिस पार्टी के जितने मुस्लिम सांसद थे पहुंच गए। लेकिन अभी आप सबका साथ सबका विकास का चर्चा कर रहे थे। मैं ये देख रहा हूँ कि संघ प्रमुख हरियाणा भवन में इमामों के प्रमुख से और कुछ मुस्लिम लीडरशिप से फिर मुलाकात कर रहे हैं। 2022 में भी इन्होंने मुलाकात की थी, तब भी बहुत बड़े सवाल खड़े हुए थे। हो क्या रहा है? क्या सबका साथ सबका विकास दिमाग से निकल नहीं रहा क्या? देखिए, इस बैठक में मोहन भागवत थे, दत्तात्रेय होस बोले थे, कृष्ण गोपाल थे, रामलाल थे और इंद्रेश कुमार थे संघ की तरफ से, और इमाम प्रमुख थे। क्या क्या कोई सूचना है आपके पास कि ये सब संवाद मुस्लिम धर्म गुरुओं से क्यों किया जा रहा है? लगातार ये संपर्क में है। कुछ चीजें तो देखिए साहब एक दिखाने के लिए भी होती हैं, और आपको बताना पड़ता है कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, और दिखाया जाता है कि साहब जो सत्ताधारी पार्टी है वो उनको साथ लेकर चलना चाहती है। कुछ चीजें तो इसलिए भी होती हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन जहां तक आरएसएस का सवाल है, मैं इस पे ज्यादा चर्चा ना करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मोरपंत पिंगने साहब के हवाले से उन्होंने 75 वर्ष की बात कही थी मोहन भागवत जी ने। तो जाहिर सी बात है वो आरएसएस के नेताओं की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे थे। और अगर उन्होंने आरएसएस के नेताओं को 75 साल में रिटायर होने की सलाह दी है तो सितंबर में हो जाएंगे। और जहां तक इंद्रेश कुमार का सवाल है, मुझे ये कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि शायद आरएसएस के पूरे इतिहास में इंद्रेश कुमार से बड़ा असफल प्रयोग कभी हुआ ही नहीं। मुस्लिम मोर्चा इन्होंने बनाया, बहुत समय तक इन्होंने इसकी पैरवी की, और मैं ईमानदारी से मानता हूं, और कई उन्होंने इस तरह के बयान दिए जो देने का उनको हक नहीं था। तो इंद्रेश कुमार आरएसएस के इतिहास के सबसे बड़े असफल प्रयोग हैं।
अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्वस्थ हैं लेकिन फिर भी जुड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। थैंक्स। नमस्कार। नमस्कार।